Welcome to the YouTube channel of EGPS Career. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Assalamualaikum dear students, once again आप सभी का most welcome। तो आज कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स का हमारा लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 3 में हमने डिफॉरेस्टेशन क्या होते हैं और उसके क्या क्या काजेस हैं, इस चीज़ को हमने डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं डिफॉरेस्टेशन का। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, क्लियरिंग ऑफ ट्रीज या फॉरेस्ट, और हम उसको क्लियर करने के बाद उन लैंड को अदर पर्पजेस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो काजेस भी हमने डिस्कस किया था, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, बिल्डिंग्स, सेटिंग ऑफ फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज वगैरह। फिर बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स हासिल करने के लिए हम फॉरेस्ट को काट देते हैं, जंगलों को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है ना, ये सारा चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। ठीक, आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, तो सबसे पहला जो कॉन्सिक्वेंसेस है दैट इज लॉस या एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज और बायोडाइवर्सिटी। लॉस और एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज और बायोडाइवर्सिटी। मेजर कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वन ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट जो डिफॉरेस्टेशन का है वो क्या है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस है। होता क्या है, जब हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, ट्रीज को काट के फेंक देते हैं, उससे इससे पहले भी लेक्चर में मैंने आपको बताया है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होते हैं या हैबिटेट की फ्रेगमेंटेशन होते हैं। हैबिटेट जो है फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होते हैं। ठीक, ये चीज़ें मैंने आपको पहले बताया है। ठीक, जब ऑर्गेनिज्म का या किसी भी स्पीशीज का हैबिटेट की डिस्ट्रक्शन होते हैं तो उस पर उसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं। या हैबिटेट की जब फ्रेगमेंटेशन होते हैं, उस फ्रेगमेंटेशन की वजह से ख़ासकर उन स्पीशीज़ का या उन एनिमल्स का, ख़ासकर उन स्पीशीज़ का जिनको स्पेस ज़्यादा चाहिए होते हैं, मोर स्पेस चाहिए होते हैं, किसके लिए, ख़ासकर ब्रीडिंग के लिए, ब्रीडिंग पर्पसेस के लिए। जैसे आपके मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनको ज़्यादा स्पेस चाहिए, ज़्यादा जगह चाहिए एक प्रॉपर ब्रीडिंग होने के लिए। ठीक है, तो अगर हम हैबिटेट को, ये आपका फॉरेस्ट है, आपने बीच में से कोई भी चीज़, चलो रोड कंस्ट्रक्ट कर लिया या रेलवे ट्रैक बना दिया, ठीक है ना, या बीच में जंगलों को काट के फेंक दिया, एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए आपने लैंड वहाँ पे बना दिया, तो उससे हैबिटेट की क्या हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, तो स्पेस कम पड़ गया। तो उन एनिमल्स का, उन ऑर्गेनिज्म को जिनको ब्रीडिंग के लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए, उन पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं। ठीक है ना, तो अगर ये सिलसिला चलता रहा, एक टाइम आएंगे वो स्पीशीज, वो ऑर्गेनिज्म जो है क्या होगा, लॉस होगा या उसकी एक्सटिंक्शन होगा। ठीक, मैंने आपको शायद पहले लेक्चर में कि दूसरे में है जो थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, वो मुझे याद नहीं है, लेकिन प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि हमारा जो अर्थ है, दिस अर्थ इज होम टू 10 मिलियन स्पीशीज। 10 मिलियन स्पीशीज इस अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है ना, ये मैंने पहले लेक्चर में आपको डिस्कस किया है। ठीक, और मैंने उन 10 मिलियन स्पीशीज में से 0.2 to 0.6% ऑफ स्पीशीज जो है ना, 10 मिलियन का 0.2 to 0.6% ऑफ स्पीशीज जो है वो लॉस हो रहा है, और बीइंग लॉस पर ईयर, हर साल इतने 0.2 to 0.6% ऑफ स्पीशीज जो है लॉस हो रहा है हर साल। इसका मेन वजह क्या है, इसका मेन रीज़न हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है या डिफॉरेस्टेशन है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन या हैबिटेट लॉस और हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। ठीक है ना, अब खुद सोचो, मैंने उस वक्त बोला भी था 10 मिलियन का, आप देखो 0.6 कितना बनता है। अगर हम 0.2 ही अगर कंसिडर कर लेते हैं तो शायद 20,000 तक बनेगा, और तकरीबन 20,000 स्पीशीज जो है इस प्लैनेट अर्थ से लॉस हो रहा है हर साल बिकॉज ऑफ हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। ये साइंटिस्ट का मानना है। ठीक है ना, बिकॉज ऑफ हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। ठीक है ना, अब खुद सोचो कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। तो
ये प्राइमरी रीज़न जो स्पीशीज लॉस का या प्राइमरी रीज़न जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज या फॉर द लॉस ऑफ स्पीशीज, वो क्या है? दैट इज हैबिटेट डिस्ट्रक्शन या हैबिटेट लॉस। हैबिटेट जब हम डिस्ट्रक्ट कर लेते हैं, उसको फ्रेगमेंटेशन कर लेते हैं, उस स्पीशीज के बहुत सारे ऐसे स्पीशीज जो इसको हम एंडेमिक स्पीशीज बोलते हैं, आगे में डिस्कस करना है एंडेमिक स्पीशीज। एंडेमिक स्पीशीज, एंडेमिक स्पीशीज का मतलब जो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में ही मतलब प्रेजेंट होते हैं, नेटिव टू ओनली पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है ना। अगर एक जैसे कि बहुत हमारे यहाँ लद्दाख में जो 2 हैम्पेड केमल बैक्टीरियन केमल है, ठीक है ना, ये हमारे लद्दाख में ही होते हैं। उसी तरह बहुत सारे ऐसे स्पीशीज है जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही होते हैं, तो उन स्पीशीज को हम उन्हीं एरिया का क्या बोलते हैं? एंडेमिक स्पीशीज बोलते हैं। जब हम कहीं पे हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, हैबिटेट की फ्रेगमेंटेशन कर लेते हैं, सबसे ज़्यादा लॉस होने का खतरा एंडेमिक स्पीशीज का होता है। दिस एंडेमिक स्पीशीज आर मोर प्रोन टू एक्सटिंक्शन, मोर प्रोन टू एक्सटिंक्शन बिकॉज ऑफ हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ठीक है ना। उस तरह और कुछ ऐसे भी मतलब स्पीशीज होते हैं, जब हम जंगल की बात करते हैं, फॉरेस्ट की बात करते हैं, फॉरेस्ट के बिल्कुल सेंटर में रहते हैं, बीच सेंटर में। अगर हम सेंटर में से कोई रोड, कोई एग्रीकल्चरल लैंड वहाँ पे बना दिया, कोई रोड कंस्ट्रक्ट कर लिया, तो उन स्पीशीज पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ते हैं, एक चीज़ ये। और दूसरा प्रेडेटर्स का है ना, जब हम फॉरेस्ट को उखाड़ के फेंक देते हैं, ट्रीज को काट के फेंक देते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो मोर प्रोन टू प्रेडेटर्स पे उनका खतरा और भी बढ़ जाते हैं। हम फर्ज कर लेते हैं हमारे पास डियर है, जंगल में रहते हैं, ठीक है ना। हमने जंगल को बीच काट के वहाँ पे कल्चरल लैंड बना दिया, कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया या रोड वहाँ से बना लिया, तो क्या होते हैं? हैबिटेट जो है वो कम हो गया, स्पेस जो है वो कम हो गया। अब वहाँ पे जो डियर वगैरह रहते हैं, उन डियर पे अब प्रेडेटर्स का, लायन का, टाइगर का खतरा और भी ज़्यादा बन जाता है, ठीक है ना। तो ये कुछ मतलब पॉइंट्स है रिगार्डिंग दिस इफेक्ट ऑफ हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। अच्छा, और एक चीज़ आपको पता होगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपने सुना होगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ट्रॉपिक्स है ना, जो आपका अर्थ है, अर्थ के जो इक्वेटर के आसपास है ना, बोथ साइड्स जो मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच जो एरिया होते हैं, उसको हम ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं, ठीक है ना। आपका अर्थ, ये ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, आपके सोशल साइंस में, ये अर्थ है, तो अर्थ का ये इक्वेटर जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ पोल में आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होते हैं आई थिंक, और नीचे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है ना। तो इस ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच जो एरिया आते हैं, जो रीजन आते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिकल रीजन। और जो ट्रॉपिकल रीजन में जो फॉरेस्ट होते हैं उनको हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोलते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यहाँ पे मैक्सिमम रेनफॉल होते हैं, यहाँ का क्लाइमेट बिल्कुल फेवरेबल होते हैं प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, ठीक है ना। एवरेज टेम्परेचर 25 तक रहता है। अच्छा, ठीक है ना। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में साइंटिस्ट का मानना है कि 137 प्लांट्स, एनिमल एंड इंसेक्ट स्पीशीज और लॉस एवरी डे और लॉस एवरी डे ड्यू टू रेन फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन। अब खुद सोचो, रेन फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन। साइंटिस्ट कहते हैं कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, मैंने पहले बता दिया, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मतलब वो फॉरेस्ट जो ट्रॉपिकल रीजन के अंदर आते हैं, ठीक है ना। और ट्रॉपिकल रीजन आपको पता है इक्वेटर के इस पार और इस पार है ना, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के के बीच जो रीजन आते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिकल रीजन। और ट्रॉपिकल रीजन में जितने भी फॉरेस्ट आते हैं उनको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। वहाँ पे मैक्सिमम रेनफॉल होते हैं, वहाँ का फर्टिलिटी सॉइल का बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ का टेम्परेचर भी फेवरेबल होते हैं, हर चीज़ बिल्कुल फेवरेबल होते हैं एक प्रॉपर ग्रोथ के लिए, ठीक है ना। तो वहाँ बहुत ज़्यादा आपको फॉरेस्ट
मिलेंगे, तो उन साइंटिस्ट का मानना है कि 137 प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज, इंसेक्ट स्पीशीज जो है हर दिन लॉस होते हैं इन फॉरेस्ट में बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब खुद सोचो, अगर एक दिन में इतना लॉस हो रहा है तो एक साल में कितना होता होगा, कितना होगा, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा है। वहाँ आपने अमेजोन फॉरेस्ट के बारे में आपने सुना होगा, अमेजोन फॉरेस्ट के बारे में, अमेजोनिया बोलते हैं, अमेजोन जंगल बोलते हैं ना, अमेजोन जंगल भी बोलते हैं, ठीक है ना, अमेजोन जंगल भी बोलते हैं। ये भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। इस अमेजोन जंगल को लंग्स ऑफ द प्लेनेट अर्थ कहते हैं। प्लेनेट अर्थ का लंग्स जो है ना, फेफड़ा जिससे हम कहते हैं ना उर्दू में, प्लेनेट अर्थ का जो लंग्स हैं दैट इज अमेजोन फॉरेस्ट। हमारे बॉडी के अंदर लंग्स हैं, ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, बॉडी के सेल तक जो ऑक्सीजन का डिमांड पूरा कौन करता है, ये लंग्स। और ये लंग्स खराब होगा तो प्रॉपर ऑक्सीजन जो है बॉडी के हर सेल तक पहुंचेगा नहीं। तो इस अर्थ पे जो है ना लंग्स, अर्थ का लंग्स किसको कहते हैं, अमेजोन फॉरेस्ट को बोलते हैं या अमेजोन जंगल को बोलते हैं, ठीक है ना। ये ब्राज़ील, कोलंबिया वगैरह, ये तकरीबन 9 कंट्रीज के टेरिटरीज को ये अमेजोन जंगल टच करता है, ठीक है ना। ये अमेजोन जंगल जिसको लंग्स ऑफ द प्लेनेट अर्थ कहते हैं, उस पर भी डिफॉरेस्टेशन का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। अब खुद सोचो, इतने बड़े जंगल को अगर काट के फेंक देंगे, अगर इंसान काट रहा है तो उसका एक तो स्पीशीज लॉस होगा, ऊपर से लंग्स जब खराब होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन सप्लाई जो है या ऑक्सीजन जो हमें मिलता है प्लांट से वो भी इंसान को या ऑर्गेनिज्म को नहीं मिलेंगे। फिर सर्वाइवल पे ही इंसान के सर्वाइवल पे, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसके सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा इस अर्थ के ऊपर। तो सबसे मेजर जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं या इफेक्ट हैं, हार्मफुल इफेक्ट हैं या इल इफेक्ट है डिफॉरेस्टेशन का, दैट इज लॉस या एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज। स्पीशीज जब एक्सटिंक्ट बोलते हैं हम, जब एक पर्टिकुलर स्पीशीज है, स्पीशीज का ऑलरेडी मैंने डिफाइन किया है, एक स्पीशीज पर्टिकुलर स्पीशीज है और उस स्पीशीज का अगर एक भी इंडिविजुअल अगर जिंदा ना हो कहीं भी इस अर्थ के ऊपर, तो हम उस स्पीशीज को एक्सटिंक्ट मानते हैं। अगर एक भी इंडिविजुअल, अभी हम डायनासोर को एक्सटिंक्ट मानते हैं, डोडो बर्ड को हम एक्सटिंक्ट मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि अभी दुनिया में कहीं भी जगह आपको डोडो बर्ड का एक भी इंडिविजुअल नहीं मिलेगा। तो एक्सटिंक्शन नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरली होता है। लेकिन ये जो हो रहा है ना, ये जो हो रहा है यहाँ पे, ये जो हो रहा है, ये नेचुरल एक्सटिंक्शन रेट से 10,000 गुना ज्यादा है। साइंटिस्ट का मानना है ये 10,000 टाइम्स मोर है। दिस जो एक्सटिंक्शन हो रहा है बिकॉज ऑफ हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, जो एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज हो रहा है, जो लॉस ऑफ स्पीशीज हो रहा है बिकॉज ऑफ हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, बिकॉज ऑफ दिस हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। सो वो क्या है, 10,000 टाइम्स मोर देन नेचुरल रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, नेचुरल रेट ऑफ, अब खुद सोचो 10,000 टाइम्स। क्लियर, ठीक है ना। तो एक कॉन्सिक्वेंस ये हो गया, लॉस ऑफ स्पीशीज, एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज हो रहा है बिकॉज ऑफ हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ठीक है ना। तो बीइंग ह्यूमन बीइंग, ठीक है ना, हमें ही स्टेप्स इनिशिएटिव लेना है, स्टेप्स लेना है इस अर्थ को, इस नेचर को बचाने के लिए, ठीक है ना। तो अमेजोन फॉरेस्ट जिसको हम लंग्स ऑफ द प्लेनेट अर्थ मानते हैं, वहाँ भी डिफॉरेस्टेशन की वजह से बहुत सारे स्पीशीज जो है पर डे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक, ये एक हो गया हार्मफुल इफेक्ट या कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। दूसरा जो है इस डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होता है, इंक्रीज इट चांस ऑफ सॉइल इरोजन, इंक्रीज इट चांसेस ऑफ सॉइल इरोजन। आपको पता है सॉइल इरोजन क्या होते हैं? सॉइल इरोजन जब टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, जो टॉप लेयर ऑफ द अर्थ जो है या सॉइल जो है, जब उसको हवा या पानी ले जाते हैं, हम उसी को बोलते हैं सॉइल इरोजन। जब तेज हवा चलते हैं, टॉप लेयर ऑफ द से जो है ना, टॉप जो लेयर है वो हवा, तेज हवा की वजह से
तेज हवा उसको उठा ले जाते हैं, ठीक है ना। उसी तरह एयर की वजह से, उसी तरह वाटर की वजह से भी सरफेस पे जो सॉइल है उसको वाटर जो है अपने साथ ले जाते हैं, उसी को बोलते हैं सॉइल इरोजन। जब डिफॉरेस्टेशन करते हैं, हम ट्रीज को काट के फेंक देते हैं, तो सॉइल इरोजन होने का चांसेस बिल्कुल इंक्रीज होते हैं। क्यों होते हैं? आपको पता है कि ट्रीज का रूट जो है ना, वो रूट जो है होल्ड टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, सॉइल के टॉप लेयर को ट्रीज के जो रूट्स हैं वो पकड़ के रखते हैं, बिल्कुल, ठीक है ना। जब पकड़ के रखते हैं, जब उसकी वजह से तेज हवा के चलने से या ऊपर से सरफेस रन, जब ऊपर से पानी मतलब बहता है, तो उस पानी की वजह से, एयर की वजह से वो सॉइल पानी के साथ या एयर के साथ चला नहीं जाता, ठीक है ना, या पानी उसको बहा के नहीं ले जाता है, क्योंकि जो ट्रीज का रूट्स हैं वो सॉइल को पकड़ के रखते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या होते हैं, जब हम ट्रीज को काट के फेंक देते हैं तो सॉइल एक्सपोज हो जाते हैं, तो जैसे ही कोई तेज़ पानी सरफेस से चलते हैं, या कोई आयर तेज़ चलते हैं, तेज़ विंड चलते हैं ना, विंड जब तेज़ चलते हैं तो उसकी वजह से वो आराम से वो विंड या वो वाटर जो है उस सॉइल को आराम से उठा के ले जाते हैं, हो गया सॉइल इरोजन। तो और एक इफेक्ट ये हो गया इंक्रीज इट चांसेस ऑफ सॉइल इरोजन। जब हम ट्रीज को काट के फेंक देते हैं, ट्रीज का रूट्स टॉप लेयर ऑफ द सॉइल को पकड़ के रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं। जब हम इस ट्रीज को उखाड़ के फेंक देते हैं, फिर टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोज हो जाते हैं, फिर जैसे ही तेज पानी चल गया ऊपर से या तेज हवा चला, विंड चला, तो आराम से टॉप लेयर ऑफ द सॉइल जो है वो उसको उठा के ले जाते हैं, ठीक। ये हो गया आपका सॉइल इरोजन। तो एक ये और इम्पैक्ट हो गया किसका, या कंसिक्वेंसेस हो गया डिफॉरेस्टेशन का, ठीक है ना। अच्छा, जब टॉप लेयर ऑफ द सॉइल जो फर्टाइल होते हैं, टॉप लेयर ऑफ द सॉइल क्या होते हैं, फर्टाइल होते हैं, अर्थ के जो टॉप लेयर हैं वो फर्टाइल होते हैं, वहाँ पे ही प्लांट जो है वो ग्रो करते हैं, उसी के अंदर आपको मिनरल्स मिलते हैं, उसी के अंदर आपको बहुत सारे माइक्रोब्स मिलते हैं, उसी के अंदर आपको बहुत सारे इंसेक्ट मिलते हैं जो सॉइल के फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है ना। जब टॉप लेयर ऑफ द सॉइल को पानी या हवा विंड जो है लेके जाते हैं, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, अगर ये कंटिन्यू चलता रहा, और ये कंटिन्यू चलता रहा, आहिस्ता 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 क्या होगा, वो सॉइल किस में चेंज होगा, उसकी फर्टिलिटी हमेशा ख़त्म होगा। तो जब वो सॉइल, जब फर्टिलिटी ख़त्म होगा, वो फर्टाइल नहीं रहेंगे, ठीक है ना, प्लांट ग्रो होने के काबिल नहीं रहेंगे, तो बन गया डेजर्ट, उसी को हम बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन। क्या बोलते हैं, डेजर्टिफिकेशन। तो डेजर्टिफिकेशन अनदर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस डिफॉरेस्टेशन, ठीक है ना। तो इंक्रीज इट चांस ऑफ सॉइल इरोजन की वजह से, जब सॉइल इरोड होते हैं, जब टॉप लेयर ऑफ द सॉइल को पानी या हवा बहा के ले जाते हैं, तो उससे उस सॉइल के फर्टिलिटी डिक्रीज होते हैं, जो मिनरल्स थे, जो न्यूट्रंस थे, वो सारा तो चला गया, ठीक है ना। तो सॉइल क्या बन गया, आहिस्ता आहिस्ता अगर ये कंटिन्यू रहा काफ़ी टाइम के लिए, तो वो डेजर्ट बनेंगे। तो डेजर्ट मतलब उसी को प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डेजर्टिफिकेशन। तो ये डेजर्टिफिकेशन तीसरा कॉन्सिक्वेंसेस है किसका, डिफॉरेस्टेशन का। एक चीज़ ये, दूसरा फॉरेस्ट में क्या होते हैं, ट्रीज की बहुत ट्रीज की वजह से सॉइल में ह्यूमस बढ़ जाते हैं। ह्यूमस आपको पता होगा, ह्यूमस हो गया डेड डिकाइंग ऑर्गेनिक मैटर, डेड एंड डिकाइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स या इंसेक्ट, डेड डिकाइंग ऑर्गेनिक मैटर, डेड डिकाइंग ऑर्गेनिज्म। चलो ऑर्गेनिज्म लिखते हैं, ठीक है ना, ऑर्गेनिजम्स। फॉरेस्ट का जब कोई प्लांट पार्ट, पत्ता या ब्रांच या कोई भी पार्ट टूट जाते हैं, वो ज़मीन पे गिर जाते हैं, ठीक है ना। उसी तरह वहाँ पे इंसेक्ट्स होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जब वो सारा मरते हैं वो ज़मीन में चला जाते हैं। उन सारे डेड डिकाइंग ऑर्गेनिजम्स को डिकम्पोजर्स जो है, बैक्टीरिया, फंजा वगैरह, आपने आपके पहले चैप्टर में आपने डिस्कस किया है, वो डिकम्पोजर्स उसको डिकम्पोज कर लेते हैं। जब उसको डिकम्पोजर सारा उनको डिकम्पोज कर लेते हैं, फिर उनको डिकम्पोज होने के बाद वो सारा मिनरल उस सॉइल के अंदर मिक्स हो जाते हैं, मतलब सॉइल का फर्टिलिटी इंक्रीज होते हैं। जब ट्रीज को हम उखाड़ के फेंक देते हैं, जब हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, तो ह्यूमस रहेगा नहीं वहाँ पे, डेड डिकाइंग ऑर्गेनिक मैटर रहेगा नहीं। जब डेड डिकाइंग ऑर्गेनिक मैटर वहाँ पे नहीं रहेंगे, फिर से सॉइल की फर्टिलिटी क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। अगर ये काफ़ी टाइम तक चलता रहा तो फिर से क्या होगा, डेजर्टिफिकेशन होगा, ठीक है। तो डेजर्टिफिकेशन एक तो इरोजन की वजह से भी होते हैं, और दूसरा ह्यूमस के न होने की वजह से भी होते हैं, ठीक है ना। अच्छा,
डिफॉरेस्टेशन का और एक इम्पैक्ट ये हो गया कि हमें पता है फॉरेस्ट को जब हम काट के फेंक देते हैं तो सॉइल में ह्यूमस रहता नहीं है और ऑर्गेनिज्म सारा चला जाता है। मैंने पहले प्रीवियस लेक्चर में कहा था जब हम एक बड़ा सा ट्री उखाड़ के फेंक देते हैं, खासकर जो जिम्नोस्पर्म ट्री, पाइनस वगैरह, देवदार वगैरह, हमें लगता है यार एक ही ट्री का सवाल है, क्या उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन मैंने उस वक्त बोला था कि जब हम एक ट्री को उखाड़ के फेंक देते हैं उस ट्री के साथ आपको हज़ारों ऐसे माइक्रोब्स मिलेंगे जो उसके रूट्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं, फंगस वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह, नाइट्रोजन फिक्सिंग वगैरह, जो न्यूट्रन साइकिलिंग में आपकी मदद करते हैं, जो पोल्यूशन को कम्बेट करने में आपकी मदद करते हैं। अगर एक ट्री को उखाड़ के फेंक देंगे एक पूरा माइक्रोबियल कम्युनिटी ही चला जाएगा, ठीक है ना। फिर उसका इम्पैक्ट न्यूट्रन साइकिलिंग पे भी पड़ेगा, नाइट्रोजन साइकिल पे भी पड़ेगा। अगर इसको उखाड़ के फेंक देंगे इसकी वजह से भी फर्टिलिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो और एक इम्पैक्ट हो गया सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेस, सॉइल की फर्टिलिटी जो है क्या होगा, डिक्रीज होगा। किसकी वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से। अनदर इम्पैक्ट क्या हुआ आपके डिफॉरेस्टेशन का कि सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो डिक्रीज होते हैं, सॉइल में मिनरल जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है, मैंने पहले बोल दिया, ह्यूमस जो है वो फॉरेस्ट में ही बनते हैं। ये ऑर्गेनिज्म क्या डिकम्पोजिंग मटेरियल को हम ह्यूमस बोलते हैं। उसी ह्यूमस की डिकम्पोजिशन के बाद सॉइल में मिनरल चला जाते हैं, फिर उसी मिनरल की वजह से सॉइल का फर्टिलिटी इंक्रीज होते हैं। जब हम ट्रीज़ को उखाड़ के फेंक देते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, तो सॉइल आहिस्ता आहिस्ता फर्टिलिटी लॉस होगा और लास्ट में फिर से क्या होगा, डिजर्टिफिकेशन होगा, ठीक है ना। तो एक कंसिक्वेंस हो गया लॉस ऑफ स्पीशीज, एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज, जो सबसे प्राइमरी रीजन जिसके लिए क्या है, डिफॉरेस्टेशन है, ठीक। और मैंने आपको बोला था, फर्ज करो जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक हमें पेनिसिलियम नोटेटम फंगस से मिलता है, और उस फंगस से वो एंटीबायोटिक मिलने से पहले इस दुनिया से वो फंगस चला जाता, क्या आज दुनिया को, क्या आज हमारे पास पेनिसिलिन होता, नहीं होता। इसीलिए हर कोई ऑर्गेनिज्म, खासकर हर कोई प्लांट जो है एक मेडिसिनल वैल्यू रखता है। बहुत सारों का मेडिसिनल वैल्यू हमें पता है, बहुत सारों का नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए हर स्पीशीज की कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। जो 0.2 to 0.6% ऑफ स्पीशीज लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, बिकॉज ऑफ ओवर एक्सप्लॉयटेशन, बिकॉज ऑफ दिस पोल्यूशन वगैरह, ठीक है ना। ये सारा, इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनका इम्पोर्टेंस, जिनकी मेडिसिनल वैल्यू अननोन है, ठीक है ना। तो इसीलिए इनकी कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। तो एक कंसिक्वेंस या एक इम्पैक्ट हो गया लॉस ऑफ स्पीशीज या एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज। दूसरा क्या हो गया, इंक्रीज चांसेस ऑफ सॉइल इरोजन। जब डिफॉरेस्टेशन होगा सॉइल इरोड होने का चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि रूट्स सॉइल को पकड़ के रखते हैं। जब ट्री रहा ही नहीं, सॉइल आराम से क्या होगा, विंड आएगा तेज या पानी ऊपर से बह गया तो बहता हुआ पानी या वो तेज हवा उस सॉइल को उठा के ले जाएगा, ठीक है ना। अगर सॉइल इरोजन कंटिन्यूसली होता रहा बिकॉज ऑफ विंड, बिकॉज ऑफ वाटर, तो आहिस्ता आहिस्ता वो सॉइल फर्टिलिटी लॉस होगा और लास्ट में डेजर्ट बनेंगे। द प्रोसेस इज कॉल्ड इट डिफॉरेस्टेशन। थर्ड कॉन्सिक्वेंसेस, और सॉरी द प्रोसेस कॉल्ड इट डिजर्टिफिकेशन। डेजर्ट बनने के प्रोसेस को हम डिजर्टिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है ना। और डिजर्टिफिकेशन कैसे होगा, ह्यूमस के ना होने से, ठीक है ना। तो चौथा इम्पैक्ट है सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज होगा, किसकी वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से। तो अभी तक कितने, 3 या 4 या 5 कंसिक्वेंस या इम्पैक्ट आ गया, हार्मफुल इफेक्ट आ गया किसका, डिफॉरेस्टेशन का। अच्छा, और सबसे बड़ा और एक इम्पैक्ट है नेक्स्ट जो है वो है ग्लोबल वार्मिंग, जो सबसे बड़ा कंसर्न है इस टाइम पूरी इंसानियत के लिए, ठीक है ना। ग्लोबल वार्मिंग, आपको पता है ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में आपने सुना है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में सुना है, ठीक है ना। इसको हम पोल्यूशन के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से अर्थ का सरफेस का टेम्परेचर जो है वो एवरेज इंसान के या ऑर्गेनिज्म के रहने के काबिल बन जाते हैं, ठीक है ना। तो चलो थोड़ा सा बोल देते हैं, ये सन है, ये आपका सन है। तो सन से बहुत सारे रेस आते हैं, सन रेस कहाँ पड़ेगा, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है ना। ये आपका अर्थ है, ठीक। तो बहुत सारे रेस आते हैं, तो कुछ रेस को कुछ एटमॉस्फेयर में जो एयर है वो एयर उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे रेस पड़ जाते हैं कहाँ पे, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो सरफेस ऑफ द अर्थ उन रेस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बाद में रिफ्लेक्ट भी कर लेते हैं, ठीक है ना, और रिफ्लेक्शन भी होते हैं।
ये रिफ्लेक्टेड रेज जब सरफेस से वापस जाते हैं, इन रिफ्लेक्टेड रेज को एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैसेस हैं, ख़ासकर आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, अच्छा वाटर वेपर है, मीथेन है, ठीक है, वाटर वेपर्स हैं, ठीक, अच्छा उसी तरह आपका और भी बहुत सारे नाइट्रस ऑक्साइड गैस हैं और बहुत सारे गैसेस हैं जो इस रिफ्लेक्टेड रेज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब ये सारा गैस इन रेज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो एटमॉस्फेयर गर्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से पूरा अर्थ का सरफेस का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। इसी पूरे फिनोमेना को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। अब हमारे ज़बान में ना छत जो होते हैं ना, हम जो घरों में ग्रीन हाउस क्यों बोलते हैं, हम इसलिए बनाते हैं ना, यहाँ दीवार खड़ा कर लेते हैं, यहाँ एक प्लास्टिक रखते हैं, ठीक है ना, डालते हैं। अब बाहर तो सर्दी होते हैं, अंदर बहुत गर्मी होती है, क्यों होते हैं, तो ये ट्रांसपेरेंट है, यहाँ से रेज जब पास होते हैं वो सारा रेज कहाँ पड़ते हैं, इस ज़मीन के ऊपर पड़ते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। ये रिफ्लेक्टेड रेज इस प्लास्टिक कवर को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, वो हायर क्लास में पता चलेगा आपको, क्योंकि इसका वेवलेंथ चेंज होता है, ठीक है ना। जब ये सारा रिफ्लेक्टेड रेज इसको क्रॉस नहीं कर पाते हैं तो जितने भी रेज रिफ्लेक्ट हो रहा है वो सारा इसी के अंदर रहते हैं, इसीलिए अंदर टेम्परेचर इंक्रीज होते हैं, ठीक है ना, इसीलिए इसके अंदर टेम्परेचर इंक्रीज होते हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। लेकिन अगर इन गैसेस की कंसंट्रेशन बढ़ गया, कार्बन डाइऑक्साइड की, नाइट्रस ऑक्साइड की, मीथेन की, वाटर वेपर की कंसंट्रेशन बढ़ गया, मेनली यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, तो उससे क्या होगा, तो जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ेगा उतना ज़्यादा रेज ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, जितना ज़्यादा रेज एब्जॉर्ब होगा, रिफ्लेक्टेड रेज एब्जॉर्ब होगा, उतना ज़्यादा टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, ठीक है ना। उसी इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस of Earth's atmosphere due to increase in concentration of greenhouse gases। इनको हम ग्रीन हाउस गैस, वो गैस जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, उनको हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। तो ग्रीन हाउस गैस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने से क्या होगा, अर्थ सरफेस का एवरेज टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। इसी इंक्रीज इन टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। और इस ग्लोबल वार्मिंग का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है स्पीशीज लॉस में, स्पीशीज एक्सटेंशन में ग्लोबल वार्मिंग का भी रोल है। इसके अलावा और भी बहुत सारे इसके नेगेटिव इम्पैक्ट हैं, किसके ऊपर, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, इस इकोसिस्टम के ऊपर, नेचर के ऊपर, ठीक है ना। तो ग्लोबल वार्मिंग हो गया इंक्रीज इन द एवरेज सरफेस टेम्परेचर, अर्थ सरफेस टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, किसकी वजह से, ड्यू टू इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस। जब एवरेज टेम्परेचर बढ़ेंगे तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर ज़्यादा होगा। एक दो इम्पैक्ट मैं बोल देता हूँ, ठीक है ना। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर ज़्यादा होगा। मुझे याद है जब मैं 11th क्लास में पिकनिक के लिए गया था, वहाँ परकाचिक में जो ग्लेशियर है फरोल के पास, वहाँ दरिया दिखता ही नहीं था, मतलब ग्लेशियर के नीचे से दरिया बहता था, ठीक है ना। अभी वहाँ जाके देखो उसका हालत क्या है। ये सब क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक, उसी तरह जो पोलर आइस केप्स हैं, पोलर आइस केप जो नॉर्थ और साउथ पोल पे जो बड़े बड़े आइस केप्स हैं, जो है ना फ्रोजन जो वाटर है ना, वो सारा उनकी क्या होगा, मेल्टिंग होगा, ठीक है ना, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, इनकी मेल्टिंग बहुत ज़्यादा होगा। जब इनकी मेल्टिंग बहुत ज़्यादा होगा तो मेल होकर वो सारा पानी लास्ट में कहाँ पहुँचेगा, समंदर में पहुँचेगा। जब समंदर में वो सारा पहुँचेगा तो जो समंदर में सी लेवल क्या होगा, सी लेवल इंक्रीज होगा। जब सी लेवल इंक्रीज होगा तो जो कोस्टल एरियाज हैं, जो समंदर के आर पार जो एरियाज है, जो हैबिटेशन है, वहाँ पे फ्लडिंग का चांसेस इंक्रीज होगा। तो कोस्टल फ्लडिंग, क्योंकि हमें पता है डिफॉरेस्टेशन जब हम करते हैं, ट्रीज हम जब उखाड़ते हैं, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को वाहिद यूज़ करने वाला आपके ग्रीन प्लांट्स हैं, ऑटोट्रॉप्स हैं। ये फोटोसिंथेसिस के लिए इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर लेते हैं। जब डिफॉरेस्टेशन किया, ट्रीज को काट के फेंक दिया, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करने वाला कम रह गया, ठीक है ना। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करने वाला ही कम रहा, इसका मतलब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन दिन ब दिन इंक्रीज होते जाएगा। तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज होते चले जाएंगे, उतना टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो जितना टेम्परेचर बढ़ेंगे उतना मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर होगा, पोलर आइस कैप का मेल्टिंग बहुत ज़्यादा होगा। जब मेल्टिंग बहुत ज़्यादा होगा, सी लेवल भी, समंदर में सी लेवल भी इंक्रीज होगा। तो सी लेवल के इंक्रीज होने से कोस्टल फ्लडिंग, कोस्टल एरियाज में
हैं, जो समंदर के आसपास जो एरिया रहते हैं वहाँ पे हैबिटेशन में फ्लडिंग का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया एक फ्लडिंग की वजह से सारा एरिया ही तबाह होगा। ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया किसका, ग्लोबल वार्मिंग का, ठीक है ना। और एक चीज़ ग्लोबल वार्मिंग का टेम्परेचर इंक्रीज होने से बहुत सारे स्पीशीज़ पे, बहुत सारे प्लांट्स पे भी उसके नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं। कुछ स्पीशीज़ ऐसे हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनको एक नॉर्मल रेंज ऑफ टेम्परेचर चाहिए सर्वाइवल के लिए, अगर उससे बहुत बढ़ गया तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो स्पीशीज़ लॉस में इसका बहुत ज़्यादा रोल है किसका, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग का, ठीक है ना। अच्छा, कोस्टल फ्लडिंग एक चीज़ ये हो गया, और एक नेगेटिव इम्पैक्ट किसका, कंसिक्वेंस हो गया डिफॉरेस्टेशन का, ठीक है ना। चलिए ग्लोबल वार्मिंग अगर पोल्यूशन हमने लिया नेक्स्ट चैप्टर, तो वहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करूँगा। अभी तुम लोग है ना क्या चीज़ है ना, क्या कहते हैं उससे, लोअर क्लासेस के हैं तो उतना ज़्यादा थोड़ा सा हेवी हो जाते हैं, ज़्यादा मतलब डिटेल में समझाना, ठीक। तो और एक इम्पैक्ट ग्लोबल वार्मिंग हो गया। नेक्स्ट इम्पैक्ट क्या होगा, जब ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होंगे, गर्मी जब ज़्यादा आएंगे तो ड्रॉप होने का, खुशकसाली आने का, ड्रॉप का चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। ड्रॉप का चांसेस, ड्रॉप मतलब प्रोलॉन्ग टाइम के लिए वाटर की शॉर्टेज, प्रोलॉन्ग शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई फॉर ए प्रोलॉन्ग टाइम। काफ़ी समय के लिए अगर पानी की किल्लत होते हैं तो उसी को हम बोलते हैं ड्रॉप, शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई फॉर ए प्रोलॉन्ग टाइम, ठीक है ना, खुशकसाली जिसको हम उर्दू में बोलते हैं। ये भी ग्लोबल वार्मिंग या डिफॉरेस्टेशन की वजह से ही होते हैं। कैसे होते हैं, ये इधर देखो, एक्चुअली डिफॉरेस्टेशन की वजह से रेनफॉल डिक्रीज होते हैं, रेनफॉल डिक्रीज बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, या इरेगुलर रेनफॉल होते हैं, टाइम पर रेनफॉल होते नहीं है, ये भी ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट है। रेनफॉल बिल्कुल कम होते हैं, ये भी ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट है, ठीक है ना। रेनफॉल डिक्रीज क्यों होते हैं, क्योंकि ये डिफॉरेस्टेशन वाटर साइकिल को डिस्टर्ब करते हैं, वाटर साइकिल को डिस्टर्ब करते हैं। वाटर साइकिल आप जानते हैं, अभी वाटर बॉडीज़ हैं, वहाँ से ऑपरेशन होकर पानी चला जाएगा एटमॉस्फेयर में, प्लांट से ट्रांसपिरेशन होकर पानी, प्लांट जो पानी यूज़ करते हैं रूट्स के ज़रिए अपने अंदर लेते हैं, उसमें से 90% पानी जो है वो लॉस कर लेते हैं थ्रू स्टोमेटा, जिसको हम डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं, ठीक है ना। पढ़ा होगा लोअर क्लास में आप लोगों ने, ठीक है ना। तो उसको हम है ना, सॉरी, इसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, शायद मैंने डिफॉरेस्टेशन बोल दिया, उसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ये जो रूट्स के ज़रिए पानी को एब्जॉर्ब किया प्लांट्स ने अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए, तो उसमें से 90% ऑफ वाटर जो है वो लॉस होते हैं टू द एटमॉस्फेयर, ठीक है ना, थ्रू लीव्स है ना, स्टोमेटा के जरिए वो लॉस होते हैं, जिसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। तो इस ट्रांसपिरेशन की वजह से और इवोपरेशन की वजह से, इवोपरेशन आप जानते हैं वाटर बॉडी से क्या होते हैं, वाटर जो है वेपर की फॉर्म में चला जाता है एटमॉस्फेयर में, इनकी वजह से ये सारा पानी चला जाते हैं वेपर की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में, तो वहाँ पे कंडेंसेशन होते हैं, क्लाउड बनते हैं, फिर से दोबारा रेन की शक्ल में, आपके स्नो की शक्ल में दोबारा फॉल होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो पानी यहाँ से चला गया एटमॉस्फेयर में, फिर वहाँ से कंडेंसेशन होके फिर प्रेसिपिटेशन की शक्ल में दोबारा अर्थ सरफेस पे पहुंच गया, इसी को हम वाटर साइकिल बोलते हैं। ये डिफॉरेस्टेशन जो है, ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, इस वाटर साइकिल को ही डिस्टर्ब करते हैं। जब वाटर साइकिल डिस्टर्ब होगा, रेनफॉल आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होगा। और डिस्टर्ब कैसे करते हैं, एक मैं बता देता हूँ एक रीज़न। ये देखो, जितने भी प्लांट्स हैं या ट्रीज हैं, उनमें क्या होते हैं, ट्रांसपिरेशन होते हैं। ट्रांसपिरेशन अभी मैंने आपको बोल दिया, ट्रांसपिरेशन हो गया लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी ऑफ प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वेपर। प्लांट के बॉडी से, प्लांट ने जो रूट्स के जरिए पानी एब्जॉर्ब किया था अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है ना, तो वो पानी बाकी इस्तेमाल जितना होते हैं वो हो गया, बाकी जो यूज़ होते नहीं है वो सारा पानी जो है प्लांट के लीफ से ना, लीफ में कुछ पोर्स होते हैं, पोर्स, चलिए बोल देता हूँ, ठीक है ना,
इनको हम स्टोमेटा बोलते हैं या स्टोमा बोलते हैं, स्टोमेटा। इन स्टोमेटा के ज़रिए पानी बाहर लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ वेपर, इन द फॉर्म ऑफ वेपर। उसी लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू स्टोमेटा इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। जब दरख्तों को काट देंगे, जब ट्रीज को उखाड़ के फेंक देंगे, ट्रांसपिरेशन कम होगा। जब ट्रांसपिरेशन कम होगा, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर कम होगा। एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर कम होगा मतलब प्रेसिपिटेशन कम होगा, रेनफॉल कम होगा या स्नोफॉल कम होगा। तो और एक इम्पैक्ट हो गया आपके डिफॉरेस्टेशन का, क्या? रेनफॉल डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज होते हैं? बिकॉज डिफॉरेस्टेशन, ग्लोबल वार्मिंग डिस्टर्ब्स द वाटर साइकिल, वाटर साइकिल को डिस्टर्ब करते हैं। जब वाटर साइकिल ही डिस्टर्ब होगा, रेनफॉल क्या होगा? डिक्रीज होगा। जब रेनफॉल डिक्रीज होगा, पानी की किल्लत बढ़ते जाएंगे, पानी की स्कैर्सिटी होते जाएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा? ड्रॉप होगा। मतलब प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर शॉर्टेज ऑफ वाटर से पहले वाटर की शॉर्टेज हो जाते हैं, स्कैर्सिटी ऑफ वाटर हो जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? ड्रॉप बोलते हैं। ठीक है ना। ये और एक इम्पैक्ट हो गया किसका? डिफॉरेस्टेशन का। ठीक है ना। तो पहला इम्पैक्ट हो गया आपका लॉस और एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज। प्राइमरी रीजन उसके लिए डिफॉरेस्टेशन है, हैबिटेट लॉस है, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन है। ठीक है ना। अब थोड़ा सा हायर क्लास के होते हैं, 12th के, तो थोड़ा मुझे और भी मज़ा आता समझाने में, और भी डिटेल में मैं उसको समझा सकता था। ठीक है ना। अब लोअर क्लासेस के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है ना। एक चीज़ ये हो गया। दूसरा, सॉइल इरोजन होने के चांसेस इंक्रीज होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि रूट पकड़ के रखते हैं, होल्ड रखते हैं सॉइल को, इसीलिए वाटर जो है या तेज़ विंड जो है सॉइल को उठा के नहीं ले जाते हैं। ठीक है ना। मतलब अगर रूट नहीं रहा, प्लांट नहीं रहा, तो सॉइल एक्सपोज हो जाएंगे आराम से। एक अगर तेज़ पानी चला उस सरफेस के ऊपर से और तेज़ हवा चला, विंड चला, आराम से उसको उठा के ले जाएगा। हो गया सॉइल इरोजन। ये सॉइल इरोजन काफ़ी टाइम के लिए होते रहा, आहिस्ता आहिस्ता वो सॉइल किस में चेंज होगा? फर्टाइल सॉइल डेजर्ट में चेंज हो गया, मतलब हो गया डेजर्टिफिकेशन और इम्पैक्ट। ठीक। उसी तरह मैंने बोला था सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज होते हैं ह्यूमस के ना होने की वजह से, माइक्रोब्स के ना होने की वजह से। अब सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज हो गया, फिर से वो सॉइल आहिस्ता आहिस्ता डेजर्ट में चेंज हो गया, फिर से डेजर्टिफिकेशन। ठीक है ना। उसी तरह ग्लोबल वार्मिंग मैंने बोला, फ्लडिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। रेनफॉल डिक्रीज होते हैं बिकॉज इट डिस्टर्ब्स वाटर साइकिल। फिर जब रेनफॉल डिक्रीज हो गया तो ड्रॉट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और भी बहुत सारे नेचुरल कैलेमिटीज़ होने का चांसेस बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है ना। ये हीट वेव्स चलते हैं, ठीक है ना, साइक्लोन चलते हैं, ठीक है ना। ये सारा इम्पैक्ट है किसका? डिफॉरेस्टेशन का। नेचर में तमाम जो कंपोनेंट्स ऑफ नेचर है ना, इकोसिस्टम है ना, वो इंटरलिंक्ड है, इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है ना। इसीलिए अगर एक चीज़ पे असर पड़ गया तो उसका इम्पैक्ट जो है वो हर ऑर्गेनिज्म पे पड़ेगा, क्योंकि नेचर के अंदर, इकोसिस्टम के अंदर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल वन और अदर वही क्या है? इंटरकनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है, इंटर रिलेटेड है। ठीक है ना। मैंने वो फुटचर आपको बता दिया था। ठीक है ना। जब एक को उखाड़ के फेंकने उसका इम्पैक्ट जो है हर किसी पे पड़ेगा। अब ये नहीं सोचना एक ख़त्म होगा तो उसका इम्पैक्ट किसी और पे नहीं पड़ेंगे। हम कोई सब जब इंटरलिंक्ड होगा हर किसी पे वो इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है ना। नेचुरल कैलेमिटीज़ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं डिफॉरेस्टेशन की वजह से। ठीक है ना। अभी जो कोरोना वायरस एपिडेमिक है ना, कोरोना वायरस जो एपिडेमिक या पेंडेमिक जो दुनिया में ये वबाई बीमारी फैल रहा है, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट जो कहते हैं कि इसका मेन काज एक ये है कि हमने नेचर को क्या किया? ख़राब किया, नेचर को हमने डिस्ट्रॉय किया। अल्लाह ने जो इकोलॉजिकल बैलेंस क्रिएट किया था, ठीक है ना, इकोसिस्टम के अंदर, उस बैलेंस को हमने ख़राब कर दिया। तो उसका काज एक ये बता देते, कोरोना वायरस पेंडेमिक का काज एक मेन काज यही है, क्योंकि हमने नेचर के साथ खिलवाड़ किया। और एक चीज़ मैंने बोला था प्रीवियस लेक्चर में, फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है ना। तो जैसा हम रिएक्ट करोगे नेचर के साथ, नेचर भी जैसा हम एक्ट करेंगे वैसा ही रिएक्शन देखने को मिलेगा। ये जो नेचुरल कैलेमिटीज, जो हीट वेव, साइक्लोन, डेजर्टिफिकेशन, ड्रॉप, ये सारा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी ही एक्शन की वजह से हो रहा है। बहुत सारे ऐसे, जब डिफॉरेस्टेशन होगा टेम्परेचर बढ़ेंगे, जब टेम्परेचर बढ़ेगा एपिडेमिक डिजीज़ फैलने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, वबाई बीमारी फैलने का चांसेस, मलेरिया वगैरह है ना, एपिडेमिक डिजीज़ फैलने का चांसेस इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ट्रीज को काट दिया,
तो क्या होगा, जब ट्रीज को काट देंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो एपिडेमिक डिजीज के फैलने का चांसेस मनीफोल्ड इंक्रीजेस, ठीक है ना। कोरोना वायरस पेंडेमिक का जो स्प्रेड हो रहा है ना, इसका ओरिजिन की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे साइंटिस्ट कहते हैं कि ये हमने क्या किया, नेचर के साथ हमने खिलवाड़ किया। हमने अल्लाह ने जो नेचर में जो बैलेंस क्रिएट ऑलरेडी अल्लाह ने क्रिएट किया था, उस बैलेंस को हमने डिस्टर्ब कर दिया। एक रीज़न ये बता देते हैं, ठीक है ना। जो ये और एक इम्पैक्ट हो गया किसका, जैसे डिफॉरेस्टेशन का या कटिंग ऑफ ट्रीज या कटिंग ऑफ फॉरेस्ट का, ठीक। अच्छा, ये तो हेल्थ रिलेटेड इम्पैक्ट हो गया, हेल्थ इश्यूज हो गया। उसके अलावा भी फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, ठीक है ना। जब हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, जब हम ट्रीज को काट के फेंक देते हैं, बहुत सारे ऐसे मतलब प्रोडक्ट्स हैं जो हमें ट्रीज से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं, ठीक है ना। टिम्बर, पेपर, टिम्बर, रेजिन, टेनिन, बहुत सारे मेडिसिनल वैल्यूज़ जो रेन फॉरेस्ट है, वो हज़ारों मेडिसिनल प्लांट्स का, मेडिसिनल ऑर्गेनिजम्स का एक ख़जाना है जो रेन फॉरेस्ट है। अगर हम उस रेन फॉरेस्ट को जिस रेट पे ख़त्म हो रहा है तो वो सारा मेडिसिनल वैल्यू भी चला जाएगा, ठीक है ना। अल्लाह ने कोई भी बीमारी जब आते हैं इंसान के अंदर, हमारे सोसाइटी के अंदर, उसका क्यूर जो है हमारे साथ दिया होता है इसी इकोसिस्टम के अंदर, ठीक है ना। जब हम इकोसिस्टम को ही ख़राब करेंगे तो वो सारा मेडिसिनल वैल्यू भी चला जाएगा, ठीक। तो हमारा प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस इकोसिस्टम को, इस नेचर को क्या करें, कंजर्व करें, प्रोटेक्ट करें और बचाएं, ठीक है ना। ताकि हम जो है हमारे साथ साथ जो है बाकी तमाम ऑर्गेनिज़म भी आराम से एक अच्छा ज़िंदगी गुजार सके और हमारे आने वाला नस्ल जो है वो फ्यूचर जो है एक अच्छा ज़िंदगी उनको मिल सके। अगर अभी से हमने इनको कंजर्व नहीं किया, प्रोटेक्ट नहीं किया, तो आने वाला जनरेशन पे भी उसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेंगे। अगर आज मैंने ये स्टेप नहीं उठाया या कदम नहीं उठाया तो आने वाले नस्ल में मेरे बच्चों को एक अच्छा माहौल नहीं मिलेगा। तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि हम इन सारे नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करें, प्रोटेक्ट करें और कुछ इस तरह से यूज़ करें ताकि हमारी भी ज़रूरतें पूरा हो और आने वाले नस्लों की भी ज़रूरतें पूरा हो। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह आने वाले लेक्चर में हम फिर से आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Thank you for watching patiently. Click the bell icon and subscribe the channel. Thank you.